अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 दिसंबर 2024 से साल का आखिरी हफ्ता है। और आज की बेसिकली प्रेजेंटेशन हफ्कों के हवाले से मतलब काफ़ी ज़्यादा कायस सर है। या मैं सुन रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, जिसमें ये ओपिनियन भी है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहा है तो इसमें इन्वेस्ट करो। किसी किसी की ये ओपिनियन भी है कि काफ़ी ज़्यादा 169 से डिप मारा है तो उसको बाय कर लो। और मार्केट बढ़ी है लेकिन ये इसके साथ बढ़ा नहीं है तो उसको बाय कर लो। किसी किसी की ऐसे व्यूज हैं कि भाई ये अभी भी अट्रैक्टिव कंपनी है, कोल माइनिंग में जा रहा है तो उसको बाय कर लो। तो इंशाल्लाह सारे तमाम सवालात के इंशाल्लाह तो आप हम फंडामेंटली देखते हैं कितनी इसमें सच है और कितना इसमें क्रक्स है। सबसे पहले मार्केट की बात करें। मार्केट आज आज भी तकरीबन 2000 पॉइंट नेगेटिव रही। और इसकी वजह तो सीधी सीधी वजह है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक अनयूजुअल मूवमेंट दिखेगी मार्केट में। और अनयूजुअल मूवमेंट की वजह ये थी कि तमाम म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और बैंक अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। म्यूचुअल फंड्स इसलिए करेगा, ये सब तमाम इसलिए मैनेज करेंगे क्योंकि इन्होंने ईयर एंड पे अपने रिजल्ट्स अच्छे दिखाने हैं। ईयर एंड पे इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छे दिखाने हैं, तो इसकी वजह से एक अनयूजुअल बाइंग एंड सेलिंग आएगी। तो इस दौरान आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी, आप लोगों के लिए, मेरे लिए जो है हम बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उसके लिए यही स्ट्रेटजी है कि हम सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करें या व्यू करें। और लॉन्ग टर्म के लिए हम पोस्ट ईयर एंड हम इन्वेस्ट करें। पोस्ट ईयर एंड के बाद एक हफ्ता गुजर जाए फिर हम इसको लॉन्ग टर्म पोजीशन को ले। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि इस लेवल पे बाय करके सेल करना और गेन कमाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ वेरी केयरफुली या नो, सिंपल अगर आंसर बोले तो ना करें तो बेहतर है। अच्छा, हपको की बात करें। हपको आज तकरीबन ढाई तीन 3% नेगेटिव रहा, 2.9% नेगेटिव रहा। वॉल्यूम भी अच्छा रहा। तो क्यों रहा, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हपको के हवाले से बात करें, हपको के सेक्टर की बात करें। हपको एक पावर जनरेशन कंपनी है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान और सेक्टर की बात करें, पाकिस्तान अभी भी उन कंट्रीज में आता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को थोड़ा मजीद करेक्ट करूँ। डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग रहती है। रिसेंट सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि डिमांड जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की है 31,000 मेगावाट है। लेकिन पाकिस्तान जो सप्लाई कर सकता है उस डिमांड को सिर्फ 22,000 मेगावाट कर सकता है। तो यहाँ पे तकरीबन 9,000 मेगावाट का डेफिसिट है, जिसकी वजह से हम लोड शेडिंग देखते हैं, जिसकी वजह से हम प्राइस हाइक्स देखते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 64 पावर जनरेशन कंपनीज ऑपरेट कर रही है। और हपको का इसमें तकरीबन शेयर 16% है, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ा शेयर है 64 कंपनीज में से। अच्छा, अब एक दो चीज़ें हम ऑब्वियसली यूट्यूब एनालिस्ट की वीडियोस भी देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें हमने ये रीड और ये समझा कि इस साल काफ़ी सारे पावर जनरेशन प्लांट्स बन रहे, जिसमें कैपको भी है, जिसमें और भी डिफरेंट प्लांट्स बन रहे। लेकिन हम ऑन अदर हैंड हम ये भी पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये और सप्लाई कम है। तो ये बहुत मिसमैच बात लगती है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँ। पावर जनरेशन प्लांट्स जिस लोकेशन पे है ना, वहाँ पे, और बंद जिस लोकेशन में, वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे कराची में अगर 10,000 मेगावाट की ज़रूरत है, और कराची में पावर प्लांट की प्रोडक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी बना प्रोड्यूस करते हैं, उसकी सिर्फ 8,000 कैपेसिटी है। तो कराची में 2,000 डेफिसिट है। इन द सेम वे अगर इस्लामाबाद की बात करो, इस्लामाबाद में अगर पावर प्लांट की कैपेसिटी डिमांड अगर 11,000 है, और वहाँ के पावर प्लांट अगर 15,000 पर बनाते हैं, तो वहाँ पे डेफिसिट नहीं है लेकिन कराची में है। तो इस वजह से हम ये इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ ना, तो डिमांड सप्लाई डेफिसिट का मतलब है जिस जगह पे डिमांड है उस जगह पे सप्लाई नहीं है। लेकिन जिस जगह डिमांड नहीं है वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से यहाँ पे डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। तो ये बेसिकली आसान अल्फाजों में था। इसकी डिटेल में आपको जाना है तो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हब हबको एक पावर जनरेशन कंपनी है, आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इसके बारे में तमाम लोगों को मेरे ख्याल में अब तो पता होगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नॉलेज का इजी एक्सेस है। पहले नहीं होता था, लेकिन मैंने अपनी स्लाइड में कवर किया ताकि एक रिवाइज करूँ। आपको एक आईपीपी है, और आईपीपी सिंगल बायर मॉडल के थ्रू चलता है, जिसका मुराद ये है कि आईपीपी अपनी तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिर्फ एक ही कस्टमर को बेचेगा, जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ग्रिड है। उसको एक सेट प्राइस पे बेचेगा। और मिसाल के तौर पे वो ग्रिड, अगर वो सेट प्राइस हमेशा ही देगा बेस्ड ऑन द कैपेसिटी,
मतलब अगर आईपीपी इसको प्रोड्यूस करे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे या ना करे, मतलब अपना पावर प्लांट चलाए या ना चलाए, लेकिन इसको पेमेंट मिलती रहेगी बेस्ड ऑन द फिक्स प्राइस, जिसको बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। तो इसी वजह से कुछ पावर प्लांट जो पाकिस्तान में बंद रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्हें पेमेंट मिल रही है, क्योंकि इनका एक आईपीपी का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो उन कंपनीज को कोई फायदा नहीं है कि गवर्नमेंट से डिस्कस करें कि पावर प्लांट खुलवाओ, या बाय करो, या अपनी कॉस्ट को कम करो। तो उनको कोई कंसर्न ही नहीं है, कि गवर्नमेंट से फिक्स पैसा आ रहा है, तो मैनेजमेंट लीज बॉर्डर के भाई हम क्यों बात करें गवर्नमेंट से, और क्यों कोशिश करें अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको फिक्स रेवेन्यू मिलना है, एक चीज। तो जिस इस फिक्स रेवेन्यू और फिक्स एलिमेंट की वजह से, जिसको बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट, गवर्नमेंट को जो बाइंग कॉस्ट है ना, वो पर यूनिट बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये तमाम कॉस्ट एंड कस्ट यूज़र पे जाती है, हम पे और कस्टमर्स पे जाती है, जिसकी वजह से बिजली बहुत महंगी बनती है। तो इसी की वजह से अब सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट आ गया, और अब काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं हर बंदे, तमाम तक हर 100 घर में से एक घर के पास सोलर पैनल है। अच्छा, तो इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं, मजीद और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रीवियस मॉडल था, और रिसेंटली हपको ने टर्मिनेट किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, उस पर बात है। रिसेंटली तकरीबन 10 अक्टूबर 2024 को हपको ने एक स्टॉक एक्सचेंज में सर्कुलर सबमिट किया, जिसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट की टास्क फोर्स टीम के साथ मिलकर हपको ने आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट अर्ली टर्मिनेट कर लिया, जो कि मार्च 2027, तकरीबन 2.5 साल बाद एक्सपायर होने वाला था, वो आज ही इन्होंने टर्मिनेट कर लिया 10 अक्टूबर को। अच्छा, गवर्नमेंट की टास्क फोर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, थोड़ा सा क्लियर करूं। गवर्नमेंट ने जैसे ही, मतलब नई न्यू गवर्नमेंट आई, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को चेक किया, किन डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें एक सेक्टर पावर सेक्टर भी रहा। और पावर सेक्टर में जब गए वो टास्क फोर्स टीम बैठी, उन्होंने डिटरमाइन किया कि पावर सेक्टर में ये आईपीपी का कॉन्सेप्ट, वन बायर मॉडल कॉन्सेप्ट, वन सेलर मॉडल कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। तो उन्होंने इसको इम्प्रूव करने के लिए तमाम आईपीपीस को कांटेक्ट किया, और बोला हम अर्ली टर्मिनेट करें, और हम दूसरी चीज़ लेके आ रहे। तो कुछ की किसी किसी कंपनी ने एग्री करके अर्ली टर्मिनेट कर लिया, किसी ने फोर्सफुली कर लिया, और कोई इन फ्यूचर कर लेगी सम पॉइंट। तो हबको ने अर्ली टर्मिनेट कर लिया, मिलजुल के। अब नया मॉडल क्या होगा? अब नया मॉडल इस तरह से, शायद इस तरह से हो सकता है कि जितनी बिजली बनाएगी उतनी ही बेचेगी, और उतने ही पैसे मिलेंगे। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता फिलहाल। ये टर्मिनेट हुआ, और इसके बाद, टर्मिनेशन के बाद ये लिखा हुआ था कि इसके दौरान जितने भी रिसीवर्स हैं गवर्नमेंट से, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कैपेसिटी पेमेंट के थ्रू आ रहे हैं, 1 अक्टूबर के, वो इमीडिएटली पे कर देगी गवर्नमेंट। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मामला थे, इमीडिएटली का मतलब ये काफ़ी कुछ अप्रूवल्स के बाद पे करेगी, जिसपे अभी भी मैं समझता हूँ अभी भी रिसीव नहीं हुआ हपको को पेमेंट। फिर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हपको ने में इस दौरान 3 डेवलपमेंट्स आई। जब मेन इलेक्ट्रिसिटी ही बंद हो गई, तो इसका इम्पैक्ट हम देखें, थोड़ा सा मैं पीछे इसके अकाउंट्स पे जाऊं। हाँ हाँ। जब मेन इलेक्ट्रिस रेवेन्यू है जो इलेक्ट्रिसिटी से आता है, 41 अरब पिछले साल का था, मतलब 30 जून 2024 का था। तो यही अब जीरो हो गया, तो अब बचेगा क्या? तो इस 41 अरब में से 30 अरब क्रॉस बनाती थी, और जो नेट 33 अरब बनता था। तो अब 33 में से 30 आएगा नहीं, तो सिर्फ 3 अरब बचेगा। तो फिर क्या बचेगा, और क्या शेयर होल्डर्स को मिलेगा, एक एक एज ए इन्वेस्टर वाइज देखा जाए। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली टर्मिनेशन का आपने इम्पैक्ट देख लिया कि उसका रेवेन्यू नील होगा, और इसकी कॉस्ट भी इसी हिसाब से एडजस्ट होगी, और फिर इसका नेट प्रॉफिट भी इस हिसाब से एडजस्ट होगा, जो कि हम समझते हैं इस सिनेरियो में तकरीबन 3 अरब इसका नेट प्रॉफिट रहेगा। तो उसकी हाई डिपेंडेंसी अदर इनकम पे होगी। तो ये हो गया इसका अर्ली टर्मिनेशन का इम्पैक्ट। तो अब फ्यूचर में कंपनी कर क्या रही है भाई? फ्यूचर में कंपनी 3 जगहों पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। सबसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, चार्जिंग स्टेशन, और कोल माइनिंग। इसको हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड चार्जिंग स्टेशन को हम एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से तकरीबन सितंबर अक्टूबर से हम, सॉरी अगस्त, जुलाई अगस्त से सुन रहे थे कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जा रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में BYD ऑटो इंडस्ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो कि इसकी एक कंपनी की, हबको की एक सब्सिडरी मेगा मोटर्स BYD के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसकी बेस पे एक लोकली असेंबल प्लांट बनाएगी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली इलेक्ट्रिक BYD की गाड़ियां पाकिस्तान में सेल करेगी। तो इससे एक आपको को फायदा होगा इनडायरेक्टली,
इसकी सब्सिडी को फायदा होगा, और सब्सिडी को कंट्रोल करती है आपको, तो आपको को फायदा होगा। कब फायदा होगा? जब गाड़ियां रोड पे आएंगी। फिलहाल इसमें टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा। इसके अलावा जब गाड़ियां तो रोड पे आ जाएंगी इलेक्ट्रिक, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा चैलेंज है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इसकी चार्जिंग स्टेशन है। तो इसके लिए आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है अपनी सब्सिडरी के थ्रू चार्जिंग स्टेशन लगाने का, जिसमें भी डेफिनेटली टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 ईयर तो लगेगा तमाम स्पॉट्स पे चार्जिंग स्टेशन लगाना। ये हाईली कॉस्ट इंटेंसिव और कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट है। मैं समझता हूँ इस पे भी कैश को जरूरत होगी। तीसरी चीज कोल, एक कोल माइनिंग बिजनेस पे भी आ रही है, कि इसमें मेरे ख्याल अगस्त में इन्होंने आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि आपको कोल माइनिंग बिजनेस में भी एंटर हो रही है। ऑब्वियसली कोल माइनिंग इज वेरी 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 कैश इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा कैश रिक्वायर होता है। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वापस जाता हूँ। जिस तरह हमने देखा इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन और कोल माइनिंग तीनों ही कैश इंटेंसिव है। आया इसके बैलेंस शीट पोजीशन क्या है? बैलेंस शीट पे अगर हम आते हैं ना, तो इसके पास बैलेंस शीट में, अगर मिसाल के तौर पे आने वाले 12 महीने में कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, तो उसके जो लोन्स है ना, 5 अरब का लोन ये रहा जो शॉर्ट टर्म पे करना है। एक 26 अरब का ये रहा, 5 और 6, अच्छा 26 और 5 31। और इसका लॉन्ग टर्म लोन्स को अगर मैं हटा भी दूं, तो 31 अरब वो है जो उसको फौरन पे करना पड़ जाएगा आने वाले 12 महीने में। 12 महीने में इसका कैश कितना है? 31 अरब है, 2 अरब तो कैश है। हो सकता है इस 20 अरब में से कुछ आ जाए, लेकिन इन 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 एसेंस सिर्फ 2 अरब नजर आता है। और गवर्नमेंट से जो रिसीवल्स हैं वो अगर रिसीव हो जाए तो हो सकता है, लेकिन अगर वो रिसीव नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कंपनी एक बड़े फाइनेंशियल लिक्विडिटी चैलेंज में आ जाएगी, जो मैं समझता हूँ कि एक एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा एक रिस्क और रेड फ्लैग है। तो कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा हम बात करें तो हया, विद ऑल दिस फाइनेंशियल चैलेंजेस, मतलब जो इसकी लिक्विडिटी चैलेंज है और इसकी नई ए, ए डाइवर्सिफिकेशन, जो कि इलेक्ट्रिक कार में, चार्जिंग स्टेशन में, कोल मैंने, इसकी बेसिस में इन्वेस्ट रहना चाहिए। आई थिंक एज ए इन्वेस्टर, आप एज ए इन्वेस्टर और ओनर की तरह सोचे ना। कंपनी को आने वाले 12 महीनों में लिक्विडिटी चैलेंज रहेगा। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एज अ इन्वेस्टर मैं रिटर्न चार्ट देखूंगा, तो जो जो मुझे रिटर्न मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा क्लियरली। ऑल्दो हो सकता है आपको बड़ी कंपनी बन जाए इलेक्ट्रिक कार की वजह से, या चार्जिंग स्टेशन की वजह से, या कोल माइनिंग की वजह से, लेकिन इमीडिएटली 1 ईयर में मुझे कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं दिखता। हो सकता है 3-4 साल बाद बहुत अच्छी बड़ी कंपनी बन जाए, फिर हम सोचेंगे। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ लेट्स क्लैरिटी आ जाए गवर्नमेंट किस मॉडल पे जा रही है, टेक इन पे मॉडल से कितना इसको रिटर्न मिलेगा, फिर हम उसके बाद हम उसकी बात करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिलहाल अगर 110 पे भी जाते तो भी मैं नहीं समझता कि इसमें एंटर होना चाहिए। और 150 पे भी जाती है, सर्टेन ब्रेकआउट लेवल्स ब्रेकआउट कर जाती है, फिर भी मैं समझता नहीं हूँ अनटिल अनलेस मुझे एक पोटेंशियल पता चले कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है फंडामेंटली। इसके तब तक मैं इस पर कोई स्टेप नहीं लूंगा, ना बाइंग ना सेलिंग। ये मेरा व्यू था इसके हवाले से। आई थिंक दैट्स इट। कोई चीज़ मिस आउट की तो मैं बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। बाकी मीन वाला अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।